नमस्कार, कल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के 10 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं। यह 11वां पाठ है और यहाँ से आप कुंडली का विश्लेषण करना प्रारंभ कर सकते हैं। आप यहाँ से उस विषय के विषय में बहुत बेहतर तरीके से जान सकेंगे जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अभी तक हमने नाड़ी में कारकत्व से देखे, वहीं हमने यह देखा कि कौन सा भाव किस लिए होता है और साथ में राशियों और राहु केतु का ज्ञान लिया। किंतु अब यहाँ से वहाँ से शुरू होने जा रही है जहाँ से कुंडली का विश्लेषण प्रारंभ होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी लग्न को महत्व नहीं दिया जाता है। वहाँ सदैव मेष लग्न ही उदय होता है, अर्थात वह जो कुंडली बनती है वह काल पुरुष के अंगों में मेष राशि से ही प्रारंभ होती है। यहाँ लग्न को महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी के मन में एक दुविधा अवश्य होगी कि ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के बारे में बताना काफ़ी कठिन हो जाता होगा, क्योंकि होता यह है कि सभी की कुंडली मेष लग्न से ही प्रारंभ हो रही है और जब हमने राशियों में जो पढ़ा है उस अनुसार प्रत्येक राशि के अपने गुण होते हैं। तो जब लग्न में हर बार मेष राशि ही आ रही है तो हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं हमें व्यक्ति का चरित्र समझने में परेशानी होगी, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, अर्थात यहाँ गुरु को जीव कारक कहा गया है। जीव कारक वो होता है जिससे जो संबंधित व्यक्ति है उसका जीव, या फिर जिसे हमारी सीधी भाषा में कहा जा सकता है कि उसकी जान कहाँ बसती है, वही यहाँ पर जो देखा जाता है वह गुरु से देखा जाता है, क्योंकि गुरु जीव कारक कहे गए हैं यहाँ पर। अर्थात संपूर्ण कुंडली में जहाँ पर भी जिस भी भाव में जिस भी राशि में गुरु विराजमान होंगे, सामने वाला बिल्कुल वैसा ही होगा, यही माना जाता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की खूबी यह है कि यहाँ पर हर 2 घंटे में लग्न नहीं बदलता, बल्कि यहाँ लग्न सदैव एक ही रहता है। केवल गुरु से यह माना जाता है कि वह व्यक्ति जो होगा वह किस तरह का नेचर का होगा और भविष्य में उसके साथ कौन सी घटनाएं घट सकती हैं। आप या फिर इसे ऐसा मान लें कि जो गुरु हैं उसी को लग्न मानकर आगे कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसमें एक भेद और है, इसमें स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नहीं है, बल्कि जीव जो है वह गुरु, भले ही वह एक मेल प्लैनेट या पुरुष ग्रह है, उसके बाद भी गुरु से ही यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों का जीव देखा जाएगा, क्योंकि यही प्राण वायु है और यही अपान वायु है। अब आप में से कुछ लोगों का मत होगा कि जो गुरु तो जो होते हैं वो 1 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या 1 वर्ष तक जन्मे सभी बालक और बालिकाओं का जीवन एक सरीका होगा या फिर उनमें भिन्नता होगी? क्योंकि यहाँ तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम हर 2 घंटे में लग्न परिवर्तन कर देते हैं और लग्न परिवर्तित होते ही उस व्यक्ति का स्वभाव और बाकी चीज़ें हम समझने में हमें आसानी होती है। किंतु जब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है तो यहाँ तो गुरु जो है वह लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सभी का जीवन एक जैसा होगा? यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। बल्कि होता यह है कि आपके जन्म के समय आपका गुरु जिस भी स्थिति में हो वही आपकी स्थिति थी, उस समय जो आपकी स्थिति रही होगी वह बिल्कुल वैसी ही रही होगी जैसे कि आपके जन्म के समय आपके गुरु जुपिटर या बृहस्पति की थी। अर्थात आप किस
आपका जन्म जो हुआ वह किन स्थितियों में हुआ, वह आपको गुरु की स्थिति देखकर पता चल जाएगा। कुंडली में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी पराशर ऋषि ने कहा है, उन्होंने बताया है कि गुरु की जैसी भी स्थिति हो, यदि कुंडली में गुरु मजबूत हो तो लगभग 50% परेशानियां तो यूं ही समाप्त हो जाती हैं। वहीं हम देखें तो सारावली और होरा शास्त्र भी गुरु को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ भृगुनंदी नाड़ी में भी गुरु को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसी कारण से आपको भृगुनंदी नाड़ी में गुरु का अध्ययन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि यदि गुरु सूर्य के साथ हो या गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो और गुरु अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है। यह किसी धनवान परिवार में जन्म लेते हैं। तो गुरु जो होते हैं वास्तविकता में यदि आप देखें तो गुरु जो होते हैं वह आपका फेथ या आपका विश्वास होते हैं। आपके गुरु की स्थिति जैसी भी होती है, आपको दूसरों पर विश्वास करने की स्थिति भी आपकी वैसे ही होती है। इसी कारण से जब गुरु नीच राशि में चले जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। यह आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। यही कारण होता है कि गुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह संपूर्ण संसार कहीं न कहीं विश्वास पर चल रहा है। अब यदि यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो गुरु को नवम और 12वां भाव दिया गया है। काल पुरुष के अंगों में 9वां भाव और 12वां भाव गुरु का होता है। 9वां भाव आपका धर्म का होता है और 9वें भाव से यदि चौथा भाव देखें, 4 भाव आगे जाएं तो हमें 12वां भाव मिलता है। तो 9वां यदि आपका धर्म का, आपके ईश्वर का हुआ तो वहां से चौथा ईश्वर के घर का हुआ, तो ये आपके मंदिर का भी होता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आप जब मंदिर जाते हैं तो आप में कितना उसके प्रति विश्वास है, यह आपका 12वां भाव प्रकट करता है। यही कारण है कि जब लग्नपति 12वें भाव के स्वामी के साथ हो या 12वें भाव में हो या 12वें भाव के स्वामी के साथ एक्सचेंज में हो या उनके नक्षत्र में हो, तो ऐसी स्थिति में सामने वाला जातक जो होता है वह बड़ी आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है और यही कारण है कि जीवन में वह ठगाता भी बहुत है। अब यदि हम होरा पराशर की माने तो इसे अवयोग बताया गया है। अवयोग जब होता है, जब जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब कोई लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में चले जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि इन्हें जीविकोपार्जन में बहुत समस्या होती है। जीविकोपार्जन मतलब जो इनकम, जिससे कि जीवन का उपार्जन या संचालन होता है, उसी को जीविकोपार्जन कहा जाता है। तो हालांकि यह विषय बहुत वृहद है, क्योंकि हम अगर ये आपको समझाने लगे तो इसमें काफी समय बीत जाएगा। पर गुरु जो होता है वह आपका विश्वास होता है। यह आकाश तत्वीय राशि भी कही जाती है। ये 12th हाउस जो होता है, जिसके ये स्वामी होते हैं, उसे आकाश तत्वीय राशि भी कहा जाता है। कारण यह बनता है कि आकाश एकमात्र यही ऐसा प्लैनेट है जो आकाश तत्वीय कहा जाता है इसे। कारण यह बनता है कि आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को उसके अकॉर्डिंग ढाल देता है, जैसा गुरु आपकी कुंडली में विराजमान है। यदि आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपका आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, अर्थात आपका परिवार। क्योंकि सबसे पहला एटमॉस्फेयर जो होता है वो आपका परिवार होता है। आपका वातावरण जिसमें आप सांस लेते हैं वो आपका परिवार होता है। तो सबसे पहला आपका परिवार कमज़ोर हो जाएगा। फिर दूसरा परिवार जो होता है वह आपका अपना परिवार होता है, जिसमें आपकी धर्म पत्नी आती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ रिश्तों में भी खटास आएगी पति पत्नी में। वहीं तीसरा परिवार जो होता है वह आपके बच्चों का परिवार होता है। तो ऐसे लोग अक्सर बच्चों से जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं या बच्चों द्वारा ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है।
तो आपके कुंडली में गुरु की जो भी स्थिति है, देखिए जो कुंडली के भले ही 9 ग्रह होते हों, पर कुंडली में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति जो होती है वो केवल 2 प्लैनेट्स की या ग्रहों की होती है। पहला ग्रह जो उसमें होता है वह होता है गुरु, क्योंकि आपका गुरु जिस भी स्थिति में है आप समझ लीजिए कि बिल्कुल उसी स्थिति में आपका जन्म हुआ है। यदि आपका गुरु कमज़ोर है, वह ऐसी राशियों में विराजमान है जिनके स्वामी पहले से ही बहुत पीड़ित हो रहे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, नीच राशि में हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर इसे पूरी तरह से अवयोग माना जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति का जीवन में संघर्ष बहुत रहेगा। वहीं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी उसी अनुसार इसका फल देखा जाएगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी यही देखा जाएगा कि यदि गुरु खराब है तो यहाँ पर आधी कुंडली तो यहीं बराबर हो गई। अब जो दूसरा आता है वह आता है शनि। ये दोनों ही जो हैं स्लो मूविंग प्लैनेट हैं और यह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस कारण से इनका इफेक्ट मानव जीवन में सबसे ज़्यादा पड़ता है। मानव जीवन में इन दोनों ही प्लैनेट्स का असर सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट है, मंद गति से जो चलते हैं, यह वह ग्रह हैं। तो यही कारण है कि गुरु और शनि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब तो यहाँ पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में गुरु को ही जो है लग्न मानकर और वहीं से कुंडली का संचालन किया जाता है। भले ही हर बार कुंडली मेष लग्न की बन रही हो, पर प्रारंभ जो किया जाता है वह गुरु से ही किया जाता है। तो यहाँ गुरु को ही सब कुछ माना जाता है, क्योंकि वो जीव कारक है, अर्थात आपके अंदर की प्राणवायु है। तो इसे कोई पाप ग्रह देखे तो आपके जीव को कष्ट होगा। जैसे शनि देख रहा है, यदि जुपिटर को शनि देख रहा है तो इस स्थिति में जातक बीमार रहेगा, क्योंकि शनि जो है वह कहीं ना कहीं कष्ट का कारक है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी इसे मेहनत का, दुख का और कष्ट का ही कारक बताया गया है। साथ ही इसे कर्म का कारक भी बताया गया है। यदि हम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य कर्म तभी करना पसंद करता है जब उसका फल उसकी इच्छा अनुरूप प्राप्त हो, किंतु शनि ऐसा कभी नहीं करता। शनि यह करता है कि जिन कर्मों का आपने किया है उसका फल आपको मिलना होगा। इस कारण से वह आपसे ज़बरदस्ती कर्म करवाता है, क्योंकि यदि आप गीता भी पढ़ें तो श्रीमद् भगवद गीता में के 2वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू इस युद्ध को कर, तो निश्चित रूप से ही वैरियों को जीतेगा। पर यदि तू इस युद्ध से भाग खड़ा होता है या तू सिर्फ अपने रिश्ते नाते देखते हुए इन युद्ध को नहीं करता है, तो यह सभी लोग तुझे ना कहने वाले ऐसे वचन कहेंगे जिससे तेरे लिए यह पृथ्वी जो होगी वह नर्क से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, और फिर तू ना चाहते हुए भी इनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि तेरा स्वभाव उसमें लगा देगा। तो यहाँ पर जिस पर की बात कर रहे हैं, जिसकी बात श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं यह कहना चाहते हैं कि जो आपने पूर्व जन्म के कर्म किए थे उसके अनुसार आपको इस जन्म में फल मिलने के लिए तैयार है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपकी कुंडली में बैठा हुआ शनि आपको उन कर्मों को करने के लिए आपको बाध्य कर देगा। तो अब यहाँ पर जीव कारक जो हुए वह हुए गुरु, और यदि इन्हें शनि देखेगा तो कहीं ना कहीं वह इनमें दुख, मेहनत, पश्चाताप और परेशानी जैसी चीजें ही भरेगा। तो इसका एक सीधा साधारण होता है कि जातक बीमार रहेगा। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इसे भी विशेष महत्व दिया गया है कि गुरु को कौन से ग्रह देख रहे हैं, गुरु किस स्थिति में है और गुरु को किन ग्रहों द्वारा देखा जा रहा है। अर्थात यदि उन्हें पाप ग्रह द्वारा देखा जा रहा है तो उस तरह के परिणाम भुगतने होंगे जातक को। वहीं यदि उन्हें शुभ ग्रह द्वारा देखा जा रहा है
तो उसके परिणाम शुभ ही होंगे। तो यहाँ पर यह तो विशेष दृष्टियों का विशेष महत्व हुआ। अब उसके बाद जो आता है वह गुरु से कौन कितनी दूरी पर है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जब गुरु को ही हमने लग्न बना लिया है तो हमें अब यह देखना होगा कि उससे कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है। अर्थात यदि आपने कारक पढ़े हैं तो आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि बाकी जो ग्रह हैं वह किस तरह से यहाँ पर दर्शाए गए होंगे। अर्थात यदि गुरु से जो शुक्र है वह छठे भाव में है, मान लेते हैं कि गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ से शुक्र, अब शुक्र यदि देखा जाए तो शुक्र जो है भोग विलास का कारक है, वहीं शुक्र धर्म पत्नी का कारक है, शुक्र पैसों का कारक है और शुक्र ही लग्जरीज का कारक है। तो यदि गुरु से शुक्र छठे भाव में बैठे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका जितने भी शुक्र से संबंधित कारकत्व हैं उन सभी के साथ विवाद चलता रहेगा। कहीं ना कहीं आपको वह सभी प्राप्त नहीं हो पाएंगे और होंगे भी तो विवादित स्थिति में होंगे। यही कारण है कि हमें हर बार यह ध्यान रखना होगा कि गुरु से कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है। अब मान लेते हैं कि गुरु से मंगल 8वां है, तो मंगल गुरु से 8वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यह माना जाएगा कि मंगल जिन चीजों का कारक है जातक को वह चीजें नहीं मिलेंगी, या मिल भी गई तो उन सभी चीजों को उसे खोना होगा। अर्थात मंगल जो है वह भाई का कारक है, वहीं मंगल जो है वह भूमि भवन का भी कारक होता है और इसके अतिरिक्त मंगल बहुत सी चीजों के कारक होते हैं। तो यहाँ जातक के साथ यह होगा कि उसके अपने भाइयों के साथ नहीं बनेगी, या जातक के पास जो संपत्ति भाई होंगे, पहला तो भाई होंगे नहीं, यदि होंगे तो वह उसे छोड़कर चले जाएंगे। फिर उसके पास उसके नाम से भूमि भवन वाहन में कोई चीज होगी तो वह अधिक समय तक नहीं रहेगी। अर्थात कोई भी संपत्ति 2.5 साल से अधिक नहीं रहेगी। अब यहाँ 2.5 साल का क्या महत्व हुआ, इसको हम आपको आगामी वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे, जिसमें हम शनि के बारे में आपको समझाएंगे कि क्यों 2.5 साल ही कहा गया। तो उन्होंने बताया कि उससे जो भी मतलब गुरु से जो ग्रह है वो 6, 8, 12 में हैं, वह हम यह मान ले कि उसका सुख जातक के जीवन में नहीं है और मिलेगा भी तो बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा। यही कारण है कि मान लेते हैं हम किसी जातक की कुंडली देख रहे हैं जिसमें मेष लग्न की ही कुंडली बनती है, इसमें अन्य लग्न तो उदय होते ही नहीं हैं। तो इस स्थिति में उसकी मेष लग्न की कुंडली बनी हुई है और गुरु जो है वो दूसरे भाव में अर्थात वृषभ राशि में विराजमान है। ठीक उसी समय हम कुंडली में नीचे देखते हैं तो वहाँ पर जो है गुरु वृषभ राशि में है और शुक्र जो कि पत्नी भोग विलास ये संपत्ति की धन की कारक हैं वह धनु राशि में विराजमान है। तो शुक्र जो है वो धनु राशि में है और गुरु जो है वृषभ राशि में है। यदि यहाँ देखा जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम राशि परिवर्तन भी कहेंगे, किंतु इसके बाद भी होगा यह कि वह दूसरा भाव है कुंडली का और उसमें गुरु बैठे हैं और वहां से वहां उनसे अष्टम भाव में जाकर जो है वह बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। तो हुआ यह कि इन्हें जीवन में पत्नी पैसे इनके पास बिल्कुल नहीं रहेंगे और रहेंगे तो हमेशा विवादित रहेंगे, कब आएंगे कब चले जाएंगे। ऐसे लोगों का विवाह भी टिकना मुश्किल माना जाता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से इसे एक लाइन में प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इनका विवाह लंबे समय तक नहीं चलेगा।
इनमें ना आपको दशा देखनी है, ना आपको नवमांश देखना है, ना आपको दूसरे कोई भी षोडश वर्ग चार्ट में किसी को नहीं देखना। आपको सिंपल सा यह देखना है कि गुरु से किस ग्रह की पोजीशन जो है वह कितनी दूरी पर है। तो गुरु से जो शुक्र जिनका 8वां होता है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यही माना जाता है कि इन्हें पत्नी को लेकर, धन संपत्ति को लेकर, लग्जरीज को लेकर जितने भी कारकत्व शुक्र के हैं उनसे लेकर इन्हें हमेशा परेशानी रहेगी। वहीं यह मान लिया जाए कि शुक्र जो है वह सिंह राशि में, ये वो माफ़ी चाहेंगे, गुरु जो है वो वृषभ राशि में बैठा हुआ है और शुक्र जो है वो तुला राशि में, अपनी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी यह रहेगा कि इनको पैसों को लेकर और पत्नी को लेकर हमेशा विवाद रहेगा। इनके पत्नी से जो झगड़े होंगे वो कहीं ना कहीं पैसों को लेकर होंगे। कारण यह बनेगा कि शुक्र से यदि देखा जाए तो गुरु 8वां हो रहा है, 8वां हो रहा है और दूसरे भाव में विराजमान है। तो दूसरे भाव से परिवार देखा जाता है, पैसा देखा जाता है। तो पत्नी अक्सर इस बात को कहेगी कि मेरे लिए तुम्हारे परिवार के लोग जो हैं वो मर गए हैं, या तुम्हारे पास तो मेरे लिए पैसा ही नहीं होता। इस तरह की बातें जो होती हैं वही कारण होता है, क्योंकि यहाँ से शुक्र से जो गुरु हैं वो 8वें हो गए हैं और गुरु जहाँ बैठे हुए हैं उस जगह में भी कहीं ना कहीं वो परिवार है, वो दूसरा भाव है कुंडली का। तो इस तरह से देखा जाएगा। इस तरह से कई सारे उदाहरण हैं, आपको आने वाले वीडियोस में यही बताया जाएगा कि किस तरह से गुरु के आगे और पीछे जो ग्रह होते हैं उनसे भी प्रेडिक्ट किया जाता है कि क्या हुआ होगा। तो यहाँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की जो पोजीशंस होती हैं वह विशेष महत्व रखती हैं। कौन से ग्रह की कितनी दूरी पर पोजीशन, क्या पोजीशन है, यह इनका विशेष महत्व होता है। तो जैसा कि हम अभी तक जान चुके हैं कि यहाँ गुरु जो है वह जीव कारक है। तो गुरु जितनी बुरी स्थिति में होंगे जीव भी उसी स्थिति में होगा, और गुरु जितनी अच्छी स्थिति में होंगे वह उसका जो जीव होगा वह भी उतनी ही अच्छी स्थिति में होगा। यही कारण है कि हमारी कंपनी के जो CEO हैं उनके यदि कुंडली उठाकर देखे जाए तो पता चलता है कि गुरु जो है वह सिंह राशि में विराजमान है। सिंह राशि जो होती है सरकार, प्रशासन, रुतबे की होती है, राजा की होती है। वहीं उनका जो सूर्य है वह भी उच्च राशि में विराजमान है और गुरु की दृष्टि सूर्य पर है। तो कहीं ना कहीं गुरु उसके लिए, उनके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण तैयार करता है जिससे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो यह सभी जो गुरु होता है इसी कारण से आपकी कुंडली का वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में गुरु को ही सर्वाधिक माना जाता है। तो यह जुपिटर के बारे में या गुरु के बारे में कहने के लिए शब्दों की भरमार है, यह इसका कोई अंत नहीं है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे ताकि हम गुरु के या बृहस्पति के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता सकें। इस वीडियो को ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसमें के बाद वाले वीडियोस में ज़्यादा डाटा जो है वो कवर किया जा सके। तो मान लेते हैं कि किसी का गुरु जो है वह मेष राशि में है। मेष राशि में होने के कारण आप उसे मंगल से जोड़कर देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेष की यह राशि, मंगल की यह राशि है, यह प्रथम राशि है, यह काल पुरुष के अंगों में पहली राशि है। तो इस कारण से और मंगल का जो आप देखेंगे वह जो हेल्थ हाइट है वह कम है। तो जो व्यक्ति की हेल्थ हाइट होगी वह कम होगी, अर्थात उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा वह दुबला पतला सा और कम हाइट का होगा, जब तक कि उस पर किसी दूसरे ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो। यदि उस पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो उस तरह से फीचर्स में चेंज आते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि उसे ज़्यादा अच्छा बनाएंगी, वहीं पाप ग्रहों की दृष्टि उसे उस तरह का व्यक्ति बना देंगी। उसके
आपको जो बॉडी स्ट्रक्चर या फिर उसके शारीरिक निर्माण में वह बातें आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। तो ऐसे लोग जो होंगे वह स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे, भले ही वो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम्स हो। इन लोगों को ज़मीन और जायदाद में बहुत रुचि होती है। इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। आमतौर पर ये ऐसे कार्य करना पसंद करते हैं जिसमें साहस का परिचय दिया जा सके। इसी कारण से जो माउंट क्लाइंबर्स होते हैं या पर्वतारोही होते हैं, उन्हें भी इसी श्रेणी में लिया जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष बहुत करना होता है, क्योंकि मंगल संघर्ष का ही दूसरा नाम है। तो ऐसे लोग जीवन में संघर्ष बहुत करते हैं। ऐसे लोग भूमि भवन से जुड़े काम करते हैं आमतौर पर। यही कारण होता है कि ऐसे लोग आर्किटेक्ट या जूलॉजी जैसे विषयों को पढ़ते हैं। वहीं साहसी खेलों में भी इनका विशेष रुचि रहती है। तो जो आप देखेंगे स्काई डाइवर्स या बंजी जंपिंग वाले जो लोग होते हैं, या फिर अंडर वाटर डाइविंग, मतलब जिनमें साहस का परिचय दिया जा सके, उनके गुरु कहीं ना कहीं इन्हीं भावों में विराजमान होते हैं, इन्हीं राशियों में विराजमान होते हैं। अब यह अलग बात है कि यदि उनका जुपिटर या गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो वह इन सभी चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वह उनमें रुचि ही रह जाएगी। अर्थात उनकी इसमें रुचि अवश्य होगी, चाहे वह परफॉर्म कर पा रहे हों या नहीं कर पा रहे हों। तो अब इसके बाद मान लेते हैं कि गुरु जो है वो वृषभ राशि में है। तो वृषभ राशि में होने के कारण अब वृषभ राशि जो होती है वह शुक्र की राशि होती है। शुक्र वही है जिनके जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, जिनके पास पैसा है, धन दौलत है। तो यहाँ पर जिनका भी गुरु जो होगा वह वीनस की इस राशि में होगा, वह निश्चित रूप से सुंदर दिखते होंगे। और वहीं दूसरी ओर इनका शरीर भी बहुत खूबसूरत होगा और पूरी तरह से यह मनी माइंडेड होंगे, क्योंकि जुपिटर जो कारक होता है वह कहीं ना कहीं फाइनेंस या धन का कारक भी होता है और साथ ही परिवार का भी कारक होता है। इनका शरीर बहुत मजबूत होता है और साथ में आप देखेंगे कि अक्सर ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मतलब यह बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। इसके पीछे जब तक कि इनके दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह ना हो, या मतलब जुपिटर से दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह ना हो, या कोई पाप ग्रह जुपिटर या गुरु को नहीं देख रहा हो, तो ऐसे लोगों की बात जो होगी वह बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वह कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। उनका जो शारीरिक जो होता है, शरीर का स्ट्रक्चर जो होता है वह बहुत खूबसूरत होता है। और साथ ही साथ ऐसे लोग खर्च करने में थोड़ा सा सोचते हैं, क्योंकि हम होरा पराशर का उस सूत्र की बात करें जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि यदि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे ही भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति कंजूस होते हैं। कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण यह होता है कि जब कोई ग्रह उसी अपने ही भाव में हो तो उसे उसकी अहमियत पता होती है, वहीं वह जब शत्रु राशियों में होता है तो हमें उसकी अहमियत पता नहीं होती है। यही कारण है कि होरा पराशर में महर्षि पराशर ने यह बताया है कि जब दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही हो तो आदमी कंजूस हो जाता है। तो यहाँ पर भी गुरु जो है वह धन भाव में, क्योंकि दूसरी राशि जो है काल पुरुष के अंगों में यहाँ धन भाव बताया गया है, धन भाव में होती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो होता है वह पूरी तरह से अपने पैसों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होने लगता है। ऐसे लोगों को कला में रुचि रहती है और ऐसे लोग दूसरों के प्रति अपना प्रेम और सम्मान बहुत खूबसूरती से प्रकट करते हैं। अब गुरु मिथुन राशि में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिथुन दूर स्वभाव राशि है, यहाँ तक कि उसमें जब हम उसका चिन्ह देखते हैं तो वहाँ पर भी दो लोगों के एक साथ पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, चाहे वह स्त्री या पुरुष हो या टू फेसेस हो। इसी कारण से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यह बताया गया है कि जब भी गुरु इस राशि में होंगे तो ऐसे जातक की ड्वेल मेंटलिटी या फिर दो तरह की विचारधाराएं होंगी, अर्थात इनका कोई एक विचार नहीं होगा। यहाँ पर द्विस्वभाव को यह भी बताया गया है कि
कि ये टू फेसेस होंगे, अर्थात यह बोलेंगे कुछ और इनके मन में कुछ और चल रहा होगा। तो ऐसे लोगों के बोलते कुछ हैं और मन में कुछ और चलता है, अर्थात ऐसे लोग अपने सारे सीक्रेट्स नहीं बताते हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। यह वह लोग होते हैं जो गंजे को भी अपना कंगा बेचते हैं। इनमें बहुत दिमाग होता है। इसी कारण से ऐसे लोग मीडिया में या फिर प्रेस, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म इंडस्ट्रीज जैसे क्षेत्रों में अपना नाम कमाते हैं। और ऐसे लोग बहुत अच्छे ऑडिटर्स भी होते हैं, क्योंकि किसी की कमियां निकालना या फिर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस्ड करना इन्हें बड़ी बखूबी आता है। इसी कारण से ऐसे लोग जो होंगे वह उम्र में छोटे दिखाई देते हैं और यह इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत दिखता है। यह द्विस्वभावी होते हैं, वहीं इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक होता है और ऐसे लोग निश्चित रूप से मीडिया या फिल्म इंडस्ट्रीज या डॉक्यूमेंट्रीज जैसे क्षेत्रों में या फिर सेल्स से संबंधित मार्केटिंग से संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें इनका जो रोल होता है वह बहुत अहम होता है। तो ऐसे लोगों को यात्रा करना पसंद होता है या फिर ये लगातार यात्राएं करते रहते हैं, चाहे वह अपने बिजनेस पर्पस से हो या घूमने फिरने के पर्पस से या किसी भी कारण से हो। आमतौर पर इन लोगों के चेहरा जो आप देखेंगे उस पर कहीं ना कहीं आपको एक मास या फिर कोई निशान ज़रूर दिखाई देता है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं कोई निशान अवश्य होता है। यह साथ में यह फोटोग्राफी में भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और ऐसी सभी चीज़ों में यह इंटरेस्टेड रहते हैं जिससे कि इन्हें फेम प्राप्त हो सके, प्रसिद्धि मिल सके। तो यह उन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और साथ ही साथ इनके साथ वाद विवाद करना बेहद घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह दूसरे के साथ बात करने में इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से बात करते हैं और इनसे जीत पाना, बातों में इनसे जीत पाना बहुत मुश्किल होता है। अब जुपिटर या गुरु कर्क राशि में, गुरु यहाँ कर्क राशि में उच्च के कहे गए हैं। तो यहाँ गुरु उच्च के कहे गए हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों के मन में बहुत से अलग अलग विचारधाराएं हैं, क्योंकि गुरु यहाँ उच्च के तो कहे गए हैं तो उन्हें लगता है कि गुरु उन्हें खूब सारा धन संपत्ति और बाकी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, जबकि वास्तविकता में गुरु है क्या? गुरु तो वह है जो सब कुछ छोड़कर, अपना परिवार, धन संपत्ति छोड़कर आश्रम में चले गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने उच्च नियमों के कारण। उन्होंने जो अपने असूल बना रखे हैं उन असूलों को, उन नियमों को, उन धर्मों को पूरा करने के लिए वह अपना घर बार छोड़कर और जो जाते हैं वह कहीं ना कहीं वह आश्रम में जाकर एक कठिन जीवन बिताते हैं। तो यहाँ जिनके भी गुरु कर्क राशि में होंगे आप देखेंगे कि उनके जीवन में कई सारी परेशानियां उन्हें घेरे रखती हैं, कई सारे दुख और तकलीफ उन्हें मिलेंगे, क्योंकि मात्र जो लोग ज्योतिष नया नया सीख रहे हैं, मैंने कई बार फेसबुक पर भी हम देखते हैं कि जो लोग ज्योतिष नया नया सीख रहे हैं उन्हें लगता है कि गुरु उच्च का हो गया अर्थात जीवन के सारे दुख मिट गए हैं, जीवन में इन्हें सुख समृद्धि और सारी ही चीज़ें प्राप्त होगी। किंतु यह भूल जाते हैं कि गुरु यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु से 8वां चला गया है। तो मूल त्रिकोण राशि जो धनु है वहाँ से यह 8वां जा रहा है। तो 8वां जो है वो कष्ट, तकलीफों और मृत्यु का है। तो गुरु जब कर्क राशि में जाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जातक का जीवन जो होगा वो कहीं ना कहीं कष्टपूर्ण होगा, क्योंकि इनकी जो नीतियां होंगी, इनके जो नियम होंगे वह जो होंगे बहुत उच्च लेवल के होंगे। इन्हें जो है झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, यह ओपन हार्टेड होंगे, मतलब इस कलयुग में भी यह दूसरों की मदद करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, दूसरों के हेल्प करना ज़्यादा पसंद करेंगे
और इनके अंदर पाप नहीं होता। यह जो भी होता है वह मुंह पे बोलना पसंद करेंगे। तो यही कारण होगा कि ये जीवन में तक कष्ट और तकलीफें झेलते हैं। तो कारण क्या बना? अब यहाँ पर सिर्फ गुरु का उच्च होना जरूरी नहीं है, चूंकि गुरु जो है वह वैराग्य के कारक हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर वैराग्य भी गुरु का ही एक जो है वह रूप है। तो आप देखेंगे कि जब भी गुरु कर्क राशि में होगा तो जातक जो होगा वह बहुत ओपन हार्टेड होगा, मतलब खुले दिल का होगा। वहीं दूसरा उसे सच ही बोलना पसंद है, उसे झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। फिर उसे जो है जीवन में दूसरों की मदद तो करनी ही है। आमतौर पर ये जो स्वभाव है यह सिर्फ पुरुषों में ही देखा जाएगा। अब यहाँ पर स्त्री और पुरुष में भेद हो गया। तो इस तरह के जो पुरुष होंगे वह बहुत अच्छे विचारों के होंगे, मतलब बहुत खुले विचारों के होंगे, सदैव दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे लोग जो होंगे झूठ से इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, यह सच बोलना पसंद करेंगे। वहीं ये होंगे कि ये एल्डर्स जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं मदद करने की, उनको जो सम्मान जो दिया जाता है उसके प्रति भी यह बहुत ज़्यादा, इनके नियम जो होते हैं वह बहुत बड़े होते हैं। तो यह सब पुरुषों में आमतौर पर रहेगा। स्त्रियों में भी यह सारी ही क्वालिटी बिल्कुल वैसी की वैसी ही होगी, किंतु उनमें एक बात जो होगी वह थोड़ी सी अलग होगी। क्योंकि गुरु जब कर्क राशि में जाता है तो वह सभी का अटेंशंस गेन करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई सभा हो रही है और उसमें कोई महापुरुष आए हुए हैं तो सभी लोगों का ध्यान ना चाहते हुए भी उनकी ओर आकर्षित होने लगता है। क्यों आकर्षित होने लगता है? क्योंकि उनमें वो एनर्जी होती है। गुरु यहाँ उच्च का इसी कारण होता है क्योंकि कर्क राशि में शांति होती है। तो गुरु यहाँ उच्च का होता है। तो पुरुषों में जहाँ यह बात बहुत अच्छी देखने में मिलती है, वहीं जब ये स्त्रियों में यह होता है कि उन्हें हर जगह अटेंशंस पाने की आदत बन जाती है, तो यह हमारे समाज में या किसी भी समाज में इसे गलत ही माना जाएगा। इसी कारण से स्त्रियों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि यह पुरुषों के लिए अच्छा होता है। तो अब यहाँ देखा जाए तो यह काल पुरुष के अंगों में चौथे भाव में होती है, इसी कारण इसे माता भी कहा गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जुपिटर इस भाव में होगा या इस राशि में होगा तो कहीं ना कहीं जो जातक होगा उसे दूसरों की परवाह बहुत होगी, वो हर किसी के लिए परवाह करेगा। अब यहाँ भी जो है समाज जो है वह पुरुष प्रधान समाज होने के कारण जहाँ दूसरों की परवाह करना एक पुरुष के लिए बहुत अच्छी बात होती है, वहीं यदि महिलाएं दूसरे पुरुषों की परवाह करने लगें तो इसे गलत समझा जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर गुरु का होना कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए थोड़ा सा तकलीफदेह हो जाता है। अब चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। हम आने वाले वीडियो में आपको यह अवश्य बताएंगे कि गुरु आगे के राशियों में हो तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कैसे समझा जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। धन्यवाद।